क्या आर्यभट्ट शामिल थे? दरबार में था, इसमें दरबार में थे, लेकिन उसके नवरत्न में शामिल नहीं थे। ठीक है। और बताए थे गुप्त काल को किस काल के रूप में जानते हैं हम लोग? स्वर्ण काल। स्वर्ण काल क्यों कहे थे स्वर्ण काल? समय में यानी हाँ, तो इस काल में एक चीज नहीं हुआ, स्थापत्य भी बहुत अच्छा हुआ, मंदिर का निर्माण होगा, मंदिर निर्माण की शैली चलेगी। इसके साथ ही देखिए इस समय बहुत सारे विद्वान थे, है ना, बहुत सारे टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ। और टेक्नोलॉजी में एक देखे थे, कौन सा था? लोह स्तंभ, देखे थे ना? ठीक है। तो ये सब हुआ किस काल में? गुप्त काल में हुआ। इसलिए गुप्त काल को क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन इसमें पूछ देगा कि गुप्त काल, ये हटा दिया, कहेगा संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल। संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? किसको कहते हैं? तो इस समय बताए थे इसकी राजकीय भाषा क्या है गुप्तों की? संस्कृत ही है। और इसलिए संस्कृत भाषा का क्या कह दिया इसको? क्यों कहे? तो देखो इस समय जितनी रचनाएं हुई, चाहे कालिदास हो, आर्यभट्ट हो या वारामिहिर हो, इन सभी के द्वारा जो पुस्तक लिखे गए थे वो सभी पुस्तक किस भाषा में थे? सभी संस्कृत भाषा। ठीक है। इसलिए इसको क्या कहे? संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल, है ना। अगर पूछेगा तुमको इसी में से हिंदी भाषा का स्वर्ण काल, हिंदी भाषा का स्वर्ण काल, या इसी में एक और जोड़ देता है फारसी भाषा का स्वर्ण काल। हिंदी और फारसी भाषा का स्वर्ण काल किसके काल को? अकबर के काल को। इसी में पूछता है तमिल, उसके बाद तेलुगु, और एक पूछता है कन्नड़, है ना। तो देखो तमिल भाषा, तेलुगु भाषा और कन्नड़ भाषा, तो इसमें बताओ तमिल भाषा का स्वर्ण काल किसके काल को? तो चोल काल को। चोल साम्राज्य आगे पढ़ाएंगे। ठीक है। तो तमिल ज़्यादा बोले जाते थे। इस समय जितने भी रचनाएं होगी किस भाषा में? तमिल भाषा में। और ये कौन सा वंश है इस समय? चोल। इसलिए तमिल भाषा का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? चोल वंश को। नीचे है तेलुगु भाषा। तो तेलुगु चलेंगे तो विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य में इंपॉर्टेंट शासक केडीआर, कृष्णदेव राय, है ना। उसके बाद एक क्या है? कन्नड़ भाषा का स्वर्ण काल। जल्दी बताओ कन्नड़। कन्नड़ किसको कहेंगे? राष्ट्रकूट वंश। नाम तो सुना होगा ना, और नहीं सुना है तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो देख लिए इधर क्या संस्कृत भाषा का कहेगा तो गुप्त काल, हिंदी या फारसी भाषा का स्वर्ण काल अकबर के काल को, तमिल भाषा का स्वर्ण काल चोल काल को, तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कृष्णदेव राय केडीआर। और कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित? वाह, तुम छड़ी नहीं, छड़ी खत्म हो गया क्या रे? थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, देखिए ये जो विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का है। ठीक है। और ये इस समय इतना प्रतापी था, इसके एक शासक नाम क्या है? कृष्णदेव राय, है ना। और ये पूरे विजयनगर साम्राज्य जो चला लगभग 300 से भी ज़्यादा वर्षों तक। और इसमें कितने वंश हुए? तो 4 वंश प्रमुख थे, जिसमें तुम लोग याद रखे, संगम को सब याद रखा है और 3 को भूल जाते हो। तो एक है संगम, दूसरा है सालुब, तीसरा है तुलुब, है ना, और चौथा है अराबिडो वंश, अराबिडो वंश। और इसी तुलुब वंश के, ध्यान देना, इसी तुलुब वंश के महान शासक थे कृष्णदेव राय। और इसी तुलुब वंश में अष्ट दिग्गज रहा करते थे। याद करो, लिखाए थे एक दिन। कौन रहा करते थे? अष्ट दिग्गज। और अष्ट दिग्गज क्या थे? तो 8 प्रमुख तेलुगु कवि थे। याद आ रहा है? तेलुगु विद्वान किसके दरबार में? केडीआर। और केडीआर किस वंश से रिलेटेड? तुलुब वंश से। ठीक है। और ये किस साम्राज्य के अंतर्गत आता है? तो विजयनगर साम्राज्य। और इतना प्रतापी है कि जो बाबर है, बाबर की आत्मकथा
बाबरनामा, बाबरनामा है ना। और बाबर अपने जो है उसमें लिखता है बाबरनामा में, आत्मकथा में, कि मेरे समय जो विजयनगर साम्राज्य मेरा समकालीन है वो सबसे क्या है, शक्तिशाली, एकदम प्रतापी शासक है दक्षिण भारत का। वो लिखा है बाबरनामा में, ठीक है। तो समझ सकते हो कि भारत का कितना एकदम दिग्गज व्यक्ति है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं किस भाषा के स्वर्णकाल के रूप में, तेलुगु भाषा के स्वर्णकाल। बताओ याद रहेगा, और नहीं रहेगा तो फिर पढ़ाएंगे। और कन्नड़ भाषा का स्वर्णकाल। इसी प्रकार से स्वर्णकाल करके कुछ और क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को कहा गया? तो याद रखिएगा शाहजहां है, स्थापत्य लगा हुआ है, स्थापत्य है ना, शाहजहां। अगर पूछेगा चित्रकला का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर। कौन होगा? जहांगीर। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इधर भाषा से रिलेटेड और इधर कला और स्थापत्य कला से संबंधित। क्लियर, कोई तरह की दिक्कत तो कहीं पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा नीचे में। कहाँ तक पढ़े थे, लिखे थे? स्थापत्य, सुनो, स्थापत्य मतलब हुआ कि बहुत बड़ा बड़ा इमारत बनाना है ना। जैसे ताजमहल किसके द्वारा? अभी तक है ना। लाल किला किसके द्वारा? शाहजहां। मोती मस्जिद है ना, ये सब भी इस समय देखो, मोती मस्जिद दो है, एक ताजमहल के अंदर और दूसरा ताजमहल के बाहर। कहाँ? गेट के बाहर मतलब दिल्ली में? नहीं सर, अब पाकिस्तान, आगरा में। कहाँ है? आगरा में, ठीक है। तो ये जो अंदर में जिसके द्वारा बनाया गया लाल किला के अंदर में, वो कौन बनाने वाला था? औरंगजेब। ध्यान दीजिएगा, ताजमहल के अंदर जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब, और बाहर जिसके द्वारा तो वो है शाहजहां। ये दोनों आता है, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा कहीं पे इसको। क्या तुमको समझने में दिक्कत? लिखिएगा नीचे, नोट देख के लिख लीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय चल रहे थे ना? हाँ, नीचे नोट देख के लिखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय में हम लोग देख लिए थे इसका नवरत्न, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका उपाधि देख लेंगे, उसके बाद अगले शासक को देखेंगे। चलिए देखो, इसने उपाधि क्या धारण किया? उपाधि द्वितीय, देखिए पहला तो उपाधि एकदम जान रहा है क्या था जी इसका? शकों को पराजित करने के कारण विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। और शकों को पराजित करने के बाद एक और उपाधि धारण किया था, क्या? महाराजा धीराज क्यों उपाधि धारण करेगा, है ना? सकारी। क्या उपाधि धारण है? सकारी। अब सकारी क्या होता है बताते हैं अभी। एक और उपाधि इंपॉर्टेंट है इनका, देवगुप्त। देवगुप्त, ये खुद को देवगुप्त भी कहते थे कि हम क्या हैं? देवता हैं। बताए इस समय कुषाण के बाद सभी लोग एकदम राजत्व का देवीय सिद्धांत अपनाया था, याद है कि नहीं? है ना। और गुप्त काल में तो और प्रचलन बढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या करा है खुद को? देवगुप्त। तो ये सब किसकी उपाधि? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य जो समझ गया होगा क्यों उपाधि धारण किया था। हाँ, ये जो सकारी देख रहा है तो ये भी शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ही है। शक प्लस अरी, क्या है? शक प्लस अरी, सकारी नहीं। तो शक मतलब शक वंश, अरी मतलब वाह, भेड़। तो ये वो अड़ी नहीं है जो तुम वहाँ देख रहा है कि पढ़ाए थे वहाँ वैदिक सभ्यता में, अड़ी वाला। तो शक प्लस अड़ी, अड़ी मतलब होता है उसका नाश करने वाला, ठीक है। जैसे सुनो, मुरारी,
मुरारी नाम सुना है ना? मुरारी सर है ये पढ़ा है। गधा मुरारी सर। मुरारी किसको कहते हैं रे? कृष्ण भगवान को। क्यों कहते हैं, कभी सोचा है? वो साला इतना काट का हैं? मकान जो नष्ट करने वाला वो लगता है तो माखन चोर से मुरारी कैसे हो जाएगा? हाँ सर बताते हैं मुरली नमस्ते में कहता है ये मुरली। हाजी सर हाँ देखो गलत है। एक मुरा नाम का राक्षस था। कौन था? मुरा नाम का राक्षस। उसको अरी उसका नाश कर दिए तो नाम क्या पड़ गया? मुरारी। बात समझ गया? तो वैसे ही शक को मारने वाला सकारी। कोई तरह की दिक्कत? याद रहेगा? चलिए, तो सकारी हो गया देवगुप्त। किसकी उपाधि? चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, अब देखिए इस चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कौन बनेगा? रामगुप्त हो गया रामगुप्त मार दिया। रामगुप्त को मार के नहीं सही बना था जी, है ना? तो इसके बाद जो शासक बनेगा उसका नाम है कुमार गुप्त, है ना? इंपॉर्टेंट शासक है कुमारगुप्त। अब देखो ये जो कुमारगुप्त देख रहा है इसको भी अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। कहीं कहीं इसका नाम मिलेगा महेंद्र। ये महेंद्र बाहुबली नहीं है, नहीं पढ़ा है? महेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली, तो वो ये नहीं है। ठीक है, अच्छा उसका बेटा था। अरे कोई था ना, ठीक है, तो वो बाहुबली मत जोड़ देना कि महेंद्र बाहुबली। तो इनका एक नाम क्या है? महेंद्र। इसके बाद इनका एक और नाम है महेंद्रादित्य। महिंद्रा, है ना? महिंद्रादित्य। ठीक है, या इन्हीं को कहीं कहीं कुमारगुप्त प्रथम के नाम से भी जानते हैं। कुमारगुप्त प्रथम। ध्यान देना, इनका उपनाम हुआ ये सब। कहा कि पूछ देगा, तुम लोग जानते हो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने? अब वहाँ पे ऑप्शन में कुमारगुप्त रहेगा ही नहीं। कुमारगुप्त प्रथम प्रथम दे दिया तो कहेगा क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया, ये है ना? ये मिस्टेक से यहाँ ई आ गया है, ये गलत है। या अगर ई नहीं रहे महेंद्रादित्य दे देगा तो कहेगा क्वेश्चन नहीं गलत है। नहीं कहेगा रे, आम भावना तो यही ना है। तो ध्यान दीजिए, कुमारगुप्त को ही महेंद्र, महिंद्रादित्य, कुमारगुप्त प्रथम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये गुप्त वंश के एक महान शासक हुए, है ना? लेकिन इतना नहीं जितना चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त था, लेकिन कुछ थे। और इन्होंने, चूंकि देखो जितने भी शासक हुए कुछ ना कुछ अपने बारे में लिखवाए। इसके पहले चंद्रगुप्त द्वितीय बताए थे कहाँ पे अपनी बारे में जानकारी दी? लौह स्तंभ में। तो ये भी अपने बारे में कहीं कहीं जानकारी देंगे। ठीक है, और ये भी अभिलेख लिखवाए। अभिलेख समझ गया ना? तो इनके द्वारा भी अभिलेख लिखा है। और जितने गुप्त वंश के शासक हुए कुल, उसमें से कुमारगुप्त ऐसा शासक है जिसका सबसे अधिक क्या मिला? अभिलेख मिला। तो गुप्त वंश में सर्वाधिक अभिलेख लिखवाने वाले कौन हैं? कुमारगुप्त अभिलेख हैं। और अन्य स्रोतों से कहीं कहीं बताया जाता है कि इनके कुल कितने मिले? कितने अभिलेख? 300। तो 18 मिले। गधा वाला तुम बात करते हो। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? तो तुमको ये 18 नहीं कहीं पूछा जाएगा, पूछेगा कि गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक ने लिखवाया? तो कुमारगुप्त ने लिखाया, कुमारगुप्त प्रथम ने लिखाया। क्लियर ना? अब देखो, कहेगा कि 2-3 गो अभिलेख का नाम बता दीजिए। तो जहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त चलेगी, इसके प्रशासन की जानकारी, तो उसमें एक है, तुम जानते होगे, मंदसौर। नाम सुना है? मंदसौर का अभिलेख। उसके बाद एक है तुम्हारा, हाँ, विलसंड का अभिलेख। विलसंड, विलसंड का अभिलेख। ठीक है, ये सब किसका अभिलेख है? कहेगा विलसंड अभिलेख की जानकारी किस शासक के बारे में है? कुमारगुप्त। विलसंड अभिलेख और मंदसौर अभिलेख दोनों कौन? इसके अलावा भी कुल कितने मिले हैं इसके? और भी है। ठीक है, तैमून अभिलेख भी है, लेकिन उतना याद नहीं रखना, उतना पूछा नहीं जाता है। कंपटीशन में ये दोनों पूछा जाता है।
एक मंदसौर और दूसरा बिलसंड, याद रहेगा क्या? कुछ बोल रहा था क्या? ठीक है, ये दोनों किसके द्वारा? कुमारगुप्त और सर्वाधिक अभिलेख किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा। अब देखो इसके शासन काल में एक और अच्छा काम हुआ, और इसने क्या किया, तो हाँ सिक्का तो चलाएगा, वो देखेंगे बाद में। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय, ये तो इसका इम्पोर्टेंट है, जो हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम ने की, महेंद्रादित्य ने की। क्लियर है ना? और इस नालंदा विश्वविद्यालय में किसकी पढ़ाई होती थी? संस्कृत पढ़ेगा? किसकी पढ़ाई? तो बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। और बौद्ध धर्म के किस शाखा से ये संबंधित था? महायान की हीनयान? तो महायान शाखा से, बौद्ध धर्म के महायान, हीनयान नहीं, किस शाखा से? और मूर्ति पूजा करने वाले कौन सी शाखा? तो मौ से महायान, मौ से मूर्ति पूजा करने वाले। हीनयान रूढ़िवादी था, वो कहता था कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये क्या थे? महायान सब परिवर्तनवादी, है ना, कि परिवर्तन हो सकता है। क्लियर ना? तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय किस शाखा से संबंधित? महायान शाखा से। ठीक है, और इसे किसे? नालंदा विश्वविद्यालय को, देखो ये सब विश्वविद्यालय हो गया तुम्हारा, नालंदा हुआ, विक्रमशिला हुआ, ओदंतपुरी हुआ, तक्षशिला हुआ, ये सब भारत में इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय थे उस समय। और देश विदेश के नागरिक यहाँ आते थे और रहकर पढ़ाई करते थे। देख रहा है, अभी तुम पढ़ने कहाँ चले जाते हो? अरे देश से बाहर, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, यूक्रेन, है ना, तो अदर जो है कंट्री जाके पढ़ते हैं। लेकिन उस समय सभी कंट्री के लोग यहीं भारत आते थे, तब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। कारण देख रहे हो कितना बड़ा विश्वविद्यालय है। हाँ? क्या हो गया? हाँ, तो धीरे धीरे बनेगा। चलिए, हाँ तुम ही लोग बनाओगे ना, भविष्य तुम ही लोग हो। चलो यहाँ ध्यान दो। तो बौद्ध धर्म के किस शाखा से? इसलिए इस नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा गया। क्या कहा गया? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, या ऑक्सफोर्ड ऑफ बौद्ध धर्म। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो पढ़ाई होती थी, तुलना कर दिए यूरोपीय, फिर किससे जी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। कि ये जो था उस समय जो था, ये लगता है कि अभी का ऑक्सफोर्ड ऐसा वहाँ पढ़ाई होती थी, लोग बहुत पहुँचते थे। ठीक है, उसमें तुमको बहुत सारे यात्री अभी चलेंगे जो बताएंगे, यहाँ रह के 9 महीना रह के अध्ययन करते थे, चीनी यात्री सब। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहा गया? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। संस्थापक कौन हुए? कुमारगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, और किस धर्म की पढ़ाई होती थी? तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा की पढ़ाई होती थी। ठीक है, ओदंतपुरी में किसकी पढ़ाई? उसको उठो। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय में किसकी पढ़ाई? बौद्ध धर्म का। वो भी किस शाखा से संबंधित? महायान। उसके बाद तुमको पढ़ाए थे बौद्ध धर्म में कि जो है एक था अपना भागलपुर में जो है, कौन सा है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म के किस शाखा से रिलेटेड थे? वज्रयान शाखा। और वज्रयान शाखा में क्या होता था? जादू टोना, वशीकरण, है ना, ये सब होता था। ठीक है, चलिए तो बताओ यहाँ तक की जानकारी क्लियर। अब इसके बाद इसके द्वारा एक सिक्का चलाया गया था, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। और सिक्का जो चलाया गया उस पर मोर की आकृति थी। किसकी आकृति? मोर की आकृति। मोर की आकृति कहेगा, ध्यान दीजिएगा, कहेगा कि गरुड़ जितने भी गुप्त वंश के थे
ये सभी किस जो सिक्के चलाते थे उस पर किसकी आकृति रहती थी? नहीं नहीं, सभी अधिकांश गरुड़ का, चूंकि ये वैष्णव धर्म से रिलेटेड है ना, इसलिए सब पर अधिकांश जो सिक्का मिला है उस पर किसकी आकृति है? गरुड़। लेकिन ये कुमारगुप्त के सिक्के पर किसकी आकृति है? और बीना बजाते हुए किसकी आकृति? समुद्रगुप्त की। क्लियर है ना? चलो, तो यहाँ तक पहले इसको लिख लें, उसके बाद फिर चलेंगे स्कंदगुप्त पे। लिखिए, मोर से एक इम्पॉर्टेंट चीज है, पहले लिख लो, पहले ध्यान से। मोर का राज बताए थे, साइंटिफिक नेम क्या है? देखो, पिकॉक का रहा है। पावो क्रिस्टेटस है ना, तो ये मोर का साइंटिफिक नाम है। और अभी जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ है उसमें जो उद्घाटन हुआ है ना, उसमें मोर के आकृति से संबंधित एक सभा बना है जो लोकसभा है। ठीक है, देखो संसद के अंदर होता है क्या? लोकसभा, राज्यसभा। एक साइड लोकसभा बना है, एक साइड राज्यसभा। और तुम्हारे संसद का आकृति कैसा है जी? हाँ, त्रिकोण है। ठीक है, अब इस त्रिकोण में एक साइड क्या है? लोकसभा, एक साइड राज्यसभा बना हुआ है, बीच में सेंट्रल हॉल है, सेंटर। ठीक है, अब एक साइड है लोकसभा, अगर मान लो इधर लोकसभा है, इधर क्या है? राज्यसभा है। तो ये जो लोकसभा जो बना है उसमें जो आकृति बनाया गया है, मतलब एक कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, थीम। नाम सुना होगा कि थीम क्या है इसका, है ना? तो वैसे ही लोकसभा का जो मेन थीम है वो क्या है? मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये मोर पर आधारित है। ठीक है, और ये जो राज्यसभा देख रहे हैं, राज्यसभा भी बना है, उसका भी एक थीम है। और वो क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। इस पर है लोटस, है ना? हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो राज्यसभा की आकृति किस पर आधारित? कमल फूल पर आधारित। और लोकसभा की आकृति मोर पर आधारित। क्लियर? और इस पूरे संसद भवन में कुल कितने दरवाजे? 6। बताए थे ना कितने पशु के नाम पर आधारित है, कौन कौन सा पक्षी भी है इसमें? देखो 6 कौन कौन दरवाजा, तो तीनों कोण पे एक एक दरवाजा पहले दे दो। कितना हुआ? 3 दरवाजा। और बीच में भी एक यहाँ, 2 यहाँ, 3। तो 1 2 3 4 5 6। और सब दरवाजा का अलग अलग नाम रखा गया है। ठीक है, सबका अलग अलग प्रतीक भी है। हाँ, प्रतीक भी है। वो याद रखना का है कि आगामी एग्जाम में कन्फर्म है, एक पूछ नहीं देगा। ठीक है, अब कौन कौन सा प्रतीक है, एक सिंपल चीज है, तुरंत याद हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देखो इस सब का जो नाम रखा गया है 3 चीज पर, एक है थल, जल और 3 पे। तो एक पहले देते हैं जल, थल और वायु, इसी पर संबंधित है ये। अब देखो जल पर क्या है? मछली। तो मछली नहीं है। जल और दूध को अलग कौन कर देता है? हंस। नहीं रे, हंस करता है ना, कहानी सुना होगा, है ना? देखिए जल में एक हो गया हंस, है ना? दरवाजे पर एक जगह हंस मिलेगा और एक जगह तुमको मिलेगा मकर, है ना? मकर या मगरमच्छ। अब थल की बात करें तो ये देखो जल का ही प्राणी हुआ, जल का प्राणी है ना। अगर थल की बात करें तो जमीन पर इंपॉर्टेंट भारत का विरासत पशु कौन सा? हाथी। और इसमें एक हाथी है, तो गज द्वार एक तो हो गया, हाथी से गज द्वार। और एक है घोड़ा, घोड़ा तो अश्व है ना? ये जल से संबंधित, सॉरी थल से संबंधित है। और वायु से जो संबंधित है तो एक पक्षी है गरुड़। देखो ये पढ़ रहा है ना गुप्त वंश, गुप्त वंश का बताए थे राजकीय चिन्ह क्या? राजकीय चिन्ह इधर गरुड़ ही है ना? गरुड़ ध्वज अलग है। हम यहाँ इसमें गुप्त में अभी बताए ना जितने सिक्के हैं सबसे अधिक की क्या मिला है? गरुड़ का ही मार्का लगा हुआ है। ठीक है, तो गरुड़ इधर इंपॉर्टेंट है वैष्णव धर्म में। और एक कौन सा है? तो शार्दुल,
एक शार्दुल पक्षी है, ये भी शार्दुल है ना। तो याद रखिएगा गरुड़ और शार्दुल किसका प्रतिनिधि कर रहा है? वायु का। थल का प्रतिनिधि कौन करता है? हाथी और अश्व। और जल का हंस और मकर। ठीक है, तो कुल कितने हो गए? 6 है। 6 दरवाजा है, हर एक दरवाजा पे एक एक दोनों बैठा दिया है, वो उसका प्रतिनिधि कर रहा है। याद रहेगा। तो जल में कौन सा याद रखना? हंस और मकर। ठीक है। थल में कौन सा? हाथी और घोड़ा। ठीक। उसके बाद वायु में गरुड़ और शार्दुल। तो ये चारों 6 गेट पर ये स्थित है। और एक चीज बहुत हंगामा चला था, एक दंड को लेकर। एक दंड कौन सा है जी? सेंगोल, है ना। ये सेंगोल दंड जो है ये बहुत पुराना है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय ही रात्रि में दिया गया था। किनको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था कि प्रतीक समान कि अब आज़ाद हो गए एकदम जो है। तो सेंगोल बीच में एकदम गौण अवस्था में था। मोदी जी कहे कुछ नया चीज़ होना चाहिए, है ना, और ये निकाले इस सेंगोल को, है ना। और इस सेंगोल को कहाँ प्रतिस्थापित किया गया? भवन के ऊपर, लोकसभा के ऊपर भवन है ना, है ही लोकसभा के ऊपर। तो लोकसभा राज्यसभा कहाँ? तो लोकसभा में जहाँ पे स्पीकर बैठते हैं, मतलब लोकसभा के जो अध्यक्ष जहाँ बैठेंगे उन्हीं के सीट के पास इसको लगाया गया। ठीक है। तो याद रखना, ये भी पूछ सकता है कि सेंगोल की स्थापना कहाँ की गई? राज्यसभा में, सेंट्रल हॉल में कि लोकसभा में? तो लोकसभा में जहाँ अध्यक्ष बैठते हैं वहीं पे। ठीक है। और ये जितने लोकसभा राज्यसभा देख रहा है उसमें जो अध्यक्ष बैठते हैं, अध्यक्ष के पीछे जैसे मान लो यहाँ पे अध्यक्ष बैठेंगे तो पीछे में एक अशोक चक्र बहुत बड़ा बना हुआ है। तो वो अशोक चक्र में कितनी तिल्ली? 24। वो अशोक चक्र कहाँ से बना है? काहे खींच रहे हो? किस चीज से बना है? और लकड़ी से बना है, ये ध्यान रखना। और सागौन की लकड़ी से बना है। और ये सागौन की लकड़ी आई कहाँ से? महाराष्ट्र से आई है। कहाँ से आई है? महाराष्ट्र से। इतनी जानकारी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे। ठीक है, कि अशोक का जो चक्र बना है किससे बना है? पत्थर से, स्टील से, सागौन की लकड़ी। कहाँ से? हैं? बिहार से। बिहार से मजदूर गए हैं। चीज देखेंगे इधर। अब इसमें देखो, कह देगा इसका उद्घाटन कब हुआ? 28 मई। हाँ, ये सब कहीं पे घर जाके ना एक जगह नोट करके रख लोगे, बहुत काम आएगा आगामी एग्जाम में। और इसकी नींव कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को। कितने पूछेगा? ये जो प्रोजेक्ट बना, सुनो, ये जो प्रोजेक्ट बना, ये किस प्रोजेक्ट के तहत बना है? सेंट्रल विस्टा। क्या कहेंगे? सेंट्रल विस्टा। और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया इसको? टाटा कंपनी सर। कंफर्म है? जी सर। तो L&T कंपनी है जो टाटा की है। ठीक है। तो टाटा कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया। और इसके पूरे एकदम शिखर पे देखा होगा, जब इसका उद्घाटन किया गया था उस समय जब नींव डाला गया था, नींव डालने के बाद में कि जो है जो चिन्ह है अपना अशोक स्तंभ का, उसकी प्रकृति मतलब चारों शेर एकदम स्थापित किया गया ब्रॉन्ज में। ब्रॉन्ज मतलब कांसा का बना हुआ, बहुत बड़ा। देखा था? नहीं देखा है? अच्छा, नहीं देखा है तो हम ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो उसको यहाँ पे स्थापित किया गया एकदम बीच में, पॉइंट में, सेंटर में। और उसके भी उद्घाटनकर्ता कौन थे? अनावरण करने वाले मोदी जी। नींव किसने डाला? उद्घाटन किन्होंने किया? मोदी जी। क्लियर है? चलो। हाँ, ये सब अभी करंट है तो तुमको याद है। ये जब बासी हो जाएगा ना, अब पूछ देगा तो बस हो गया, तुम करते रहना राष्ट्रपति, है ना। चलिए, क्लियर हो गया यहाँ तक? लिख लिया है? चलिए अगला हेडिंग डालो। स्कंदगुप्त। किसमें? कौन सा नहीं लिखा है? ये लिखा दिए? और सब कौन सा इम्पोर्टेंट है? लिखा है तो ऑक्सफोर्ड लिखा है ना, बस। अब तो इसमें कुछ नहीं बचा है। चलिए
नीचे लिखिएगा, हेडिंग डालो स्कंदगुप्त। अगला शासक स्कंदगुप्त। बस अब खत्म हो जाएगा ये, एकदम खत्म है। पुराना जो संसद भवन है इसके उद्घाटन करने वाले कौन? तुमको नहीं पता है? हाँ, तो अंग्रेज में कौन था? तुम नहीं पढ़ा। हम भेजे भी थे, पेपर भेजे थे, उसमें लिखे भी थे, है ना, पुराने संसद भवन के उद्घाटन करता। लेकिन कहेगा उसका आर्किटेक्ट, वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, एडविन लुटियन, है ना। चलिए, हार्वर्ड और बेकर, ये दोनों। क्या है? बिमल पटेल। कहाँ का है ये? हाँ, तो समझ ही रहे हो, पटेल लगा हुआ है। ठीक है, चलिए हेडिंग क्या डाले? देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ से ये जो स्कंदगुप्त देख रहे हो, ये गुप्त वंश का अंतिम महान शासक होगा। इसके बाद जो शासक होंगे 2-3 वो अब पतन के काल में चले गए। सबसे अंतिम महान शासक कौन? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन? देखो, सब शांत हो जाओ, बोलो। चंद्रगुप्त सर्वप्रथम न था। मौर्य कर रहा है तुम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम कहेगा गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम, रे गधा। ठीक ना। चलिए अब देखो, तो ये क्या है जी? अंतिम महान शासक। ठीक है, प्रतापी अंतिम है, इसके बाद नहीं होगा इंपॉर्टेंट वाला। अब इसके बाद स्कंदगुप्त के समय से ही गुप्त वंश को खत्म करने के लिए आक्रमण होना शुरू हो जाएगा। और बताए थे गुप्त वंश समाप्त हुआ किसके आक्रमण के कारण? हून, है ना, हून। ठीक है, किसके आक्रमण के कारण? हाँ, हून के आक्रमण के कारण। और स्कंदगुप्त के समय में भी किसका आक्रमण हुआ? हूनों का आक्रमण हुआ, हून का आक्रमण हुआ। और इस हून को स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक क्या किया? पराजित कर दिया। और जब पराजित करेगा तो उपाधि धारण करेगा कि नहीं? बस ये भी उपाधि दे लिया, शक्रादित्य। शक्रादित्य। एक था सकारी। सकारी किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। शक्रादित्य किसने? क्यों उपाधि धारण किया? हूनों को पराजित करने के बाद शक्रादित्य की उपाधि लिया। बताओ कोई तरह की दिक्कत? ठीक। अब ये जो स्कंदगुप्त देख रहा है, यह भी कुछ अभिलेख लिखवाया। ठीक है, और इसका कौन सा अभिलेख एकदम क्या कहते हैं उसको, फेमस है, जो एग्जाम में ज्यादा पूछता है? इससे पहले क्या क्या दिखे थे? विल्सन और मंदसौर। और एक तुम लोग अगर पढ़ा होगा तो भीतरी स्तंभ अभिलेख, नाम सुना है? और ये भीतरी स्तंभ अभिलेख किसका है? भीतरी स्तंभ अभिलेख किसका है जी? स्कंदगुप्त का। एग्जाम में क्या करेगा? 4 गो इधर दे देगा अभिलेख, इधर दे देगा शासक, मिलान कीजिए। ठीक है, तो विल्सन और मंदसौर कौन हो जाएगा? भीतरी स्तंभ स्कंदगुप्त, लौह स्तंभ चंद्रगुप्त, और कहेगा गरुड़ ध्वज स्तंभ। पहले सुनो। हाँ, हेलियोडोरस। क्लियर है ना?
किसके काल में? नहीं पढ़ा है? भागभद्र या भागवत, ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर है ना? चलो, अब तुम लोग का काम क्या होगा कि जितने अभिलेख लिखवाए हैं सब अभिलेख को एक साथ लिख लेगा, एक पेपर, एक कागज में हो गया, एग्जाम से पहले वही रिवीजन ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना? तो एक साथ रहेगा तो पढ़ने में भी ठीक लगेगा, ठीक है? चलो, तो देखो, भीतरी स्तंभ अभिलेख, उपाधि शक्रादित्य, किसके आक्रमण के पश्चात, और ये अंतिम महान शासक। क्लियर है? अब देखो, इसके काल में व्यापार वृद्धि करने के लिए, किसके लिए? व्यापारों में वृद्धि हो, व्यापार होगा तब ना राजस्व की प्राप्ति होगी, है ना? तो व्यापारों में वृद्धि होने के लिए इसने अपना राजदूत भेजा। कहाँ भेजा? चीन भेजा। कहाँ भेजा? चीन भेजा। कहेगा किस गुप्त शासक ने अपना राजदूत चीन भेजा? तो स्कंद गुप्त ने भेजा, ठीक है? कब भेजा? ये अभी तक क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है, अगर कब भेजा पूछ देगा तो 466 ईस्वी में। कब भेजा है? हाँ, याद रखो या ना रखो कोई तरह की दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखिएगा किसने चीन भेजा अपना राजदूत? स्कंद गुप्त, ठीक है? बताओ, इतनी जानकारी इससे क्लियर? अब इसके बाद जो शासक आएगा उसका नाम है भानुगुप्त। क्या नाम है? भानुगुप्त। और ये भानुगुप्त स्कंदगुप्त के बाद शासक बनता है, और ये क्या अंतिम शासक है? अंतिम शासक विष्णुगुप्त आएगा। अंतिम शासक कौन होगा? विष्णुगुप्त। ये गुप्त वंश का अंतिम शासक है। विष्णुगुप्त क्या है? ये अंतिम शासक होगा। ये अंतिम, ये महान नहीं होगा, ठीक है? पतन स्टार्ट हो गया इसके बाद से। महान अंतिम शासक कौन? स्कंदगुप्त, ठीक है? अब देखो, ये जो भानुगुप्त देख रहा है, तो भानुगुप्त का एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, इस समय कहा गया कि गुप्त वंश क्या है जी? स्वर्ण काल। क्या सही में स्वर्ण काल था? मोरी डोला रहा है। अगर बीपीएससी पूछ दिया तो समझ जाओ कोई ना कोई शंका है। पूछेगा वो क्या? गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, विवेचना कीजिए। क्यों वो नहीं कहता है? विवेचना कीजिए, व्याख्या कीजिए, है ना? तो अब उसमें लिखते रहिए, है ना? तो अभी तो लिखोगे क्या इसके बारे में अच्छाई की, सही में स्वर्णकाल था, लेकिन क्या वास्तव में स्वर्णकाल है? तो इसके विपरीत में भी कुछ लिखना होगा। उसके बाद लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए। हाँ, तो पहले लिख दिए एकदम बड़ाई में कि हाँ ऐसे ऐसे लग रहा है, फिर कहेंगे कि लेकिन कुछ और कारणों से इसको नहीं भी कहा जा सकता है। कारण क्या है? तो देखो, गुप्त काल में बताए बहुत सारे साहित्य की रचना हुई संस्कृत में, है ना? कालिदास भी रचना किए, और अन्य अन्य जो है इसमें देखे विद्वानों ने रचना की। उसमें एक है शब्द का नाम अवकुंठन। अवकुंठन कालिदास की रचना है, और उसमें एक शब्द मिलता है अवकुंठन, एक शब्द मिलता है असुरियम पश्या। असुरियम पश्या। देखो, समाज में अगर स्वर्ण काल कहोगे तो सबसे पहले देखा जाता है सामाजिक जीवन कैसा है, और सामाजिक जीवन में तुमको पहले से पढ़ाते आ रहे हैं कि इसमें किसका देखा जाता है? स्थिति, महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति कैसी है? तो देखो, गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति कैसी होगी? तो महिलाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग है? अवकुंठन। असुरियम पश्या। असुरियम पश्या है कि जो इज्जत घराने की, मतलब बड़े घराने की जो महिला होती थी, वो सूर्य को नहीं देखती थी, मतलब एकदम घूंघट यहाँ तक खींच ली है। बात समझ में आ रहा है? सूर्य नहीं देखती थी, मतलब असुरियम पश्या। पश्या मतलब होता है देखना, तो वो सूर्य नहीं देखती थी। तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी कि खराब थी? खराब थी। ये अच्छी हुआ। अच्छा, तुम ही लोग को कह दें कि हाँ, कि एकदम डेली जो है धोती कुर्ता पहन के आओ, इतना जो है एकदम खींच के आओगे, बताओ तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा?
बात समझ में आ रहा है ना? तो वैसे ही और यहाँ पर जो महिलाएं होती थी, ध्यान दीजिएगा, महिलाओं को वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। महिलाओं का काम हो गया घर में रहिए और जो है खाना वाना बनाइए, पढ़ाई उढ़ाई करने का आपको कोई हक ही नहीं है। ठीक है, तो ये किस काल की बात बता रहे हैं? देखो, इससे पहले मौर्य काल देख रहे थे, तो मौर्य काल में स्थिति थोड़ी सी बेहतर थी। महिला जो है अंगरक्षक बन रही है ना, विद्वान सभी महिला थी। लेकिन इस काल में जब कह रहा है कि तुम सूर्य ही नहीं देखोगी, तो बताओ कैसे अंगरक्षक बनेगी? घूंघट ऐसे करके। बिहार पुलिस में कभी देखा है? लाठी लिए हैं, चूड़ी यहाँ तक पहने हैं, घूंघट करके ऐसे खड़े हैं चौराहे पर, होगा ऐसे? अभी ठीक है? अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है, अभी और आवश्यकता है। अगर ठीक हो जाता तो पूरा आरक्षण ही महिलाओं का हटा दो, तब ना ठीक हुआ। 50% अभी आरक्षण दिए हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है अभी भी। जी सर, अभी भी महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं हुई है, कारण यही दर्शाता है आरक्षण। ठीक है, हाँ। अब इधर ध्यान देना, देखो इसके साथ ही ध्यान दीजिएगा, एक सामाजिक बुराई थी जो यहाँ से ही देखने को मिलता है। और कैसी सामाजिक बुराई? तो वो है सती प्रथा। देखो सती प्रथा क्या है, थोड़ा सा सुनना। सती प्रथा हुआ कि जब किसी महिला का पति मर गया किसी कारणवश, तो वैसी स्थिति में अब अगर चिता पर पति जल रहे हैं तो महिला स्वतः जाके किस पर बैठ जाएगी? चिता पर ही बैठ जाएगी। इसी प्रथा को क्या कहे? कि पति के साथ तुम भी क्या हो जाओ, है ना। और महिलाएं स्वयं जो है चिता पे जाके बैठ जाती थी, जबरदस्ती नहीं। हाँ जी, क्या बोल रहा है? किसी को मन नहीं है तो उसको जबरदस्ती दे दिया जाता है। जबरदस्ती। देखिए, तो महिलाएं स्वतः जो है चिता पे बैठ रहे हैं, कारण समझते हो क्या? देखो, अगर कोई महिला है, इसमें एक रूल था कि अगर कोई महिला है, ठीक है, पति मर गया और किसी उसको है कि जलना नहीं है, डर लग रहा है, तो भाग जाओ वहाँ से, जब तक पति जल जाएंगे उसके बाद आना घर में। ऐसा होता था कि महिला पति मर गया तो महिला डर से अब निकल गई, कह कि हो सकता है कि हमको जला दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए महिला घर से भाग गई। पति उधर जल गया, पहले तो आदमी लोग खोजा कहाँ गई महिला, नहीं मिला, तो क्या करेगा? लाश रखेगा उतना देर तक? अब उसको जला दिया गया। फिर शाम में कहीं से महिला आ गई, अब उसको नहीं जलाया जाएगा। प्रथा ऐसी थी कि पति के शव पर ही उसको जलाया जाता था, तब उसको क्या कहेंगे? सती। अब स्थिति क्या पैदा होती थी? अब उस गांव में महिला तो अकेले रह रही है, ठीक है, अगर उस गांव में अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है या कोई व्यक्ति अगर मर गया तो महिला को ही जाके पकड़ता था कि तुम ही है, तुम ही करने वाली है, तुम ही खाई है इसको, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं अभी। बात समझ में आ रहा है? तो देखो, महिला बहुत अभी प्रताड़ित होगी, कहे कि अगर किसी के कारण किसी के घर में अगर कोई बीमार हो गया तो कारण वही देखी थी, सुबह गया 3-4 लात मुक्का मार दिए, महिला भी रो रही है ना। इसके बाद जब बुढ़ापा आएगा तो बताओ कोई उसको पूछने जाएगा? पति मर गया है, ना खाने का ना कोई खिला सकता है उसको, है ना। सब इसमें जो है जैसे कि अगर बेटा बेटी होगा तो फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। महिला अकेले जो है अपने अंतिम दिनों में जो है समय व्यतीत करती है ना। और अंतिम दिनों में बीमार है महिला, जो है गंध आ रहा है शरीर से। अब कोई लेडीज अगर उसको देखती थी कि उसी समय अगर सती हो जाती तो इतना भयंकर कष्ट नहीं होता, तो महिला के दिमाग में वो स्ट्राइक करता कि इससे बढ़िया है अभी का जो हालत देख रहे हैं, इससे बढ़िया है क्या? उसी समय चीते पे जल जाते, है ना। तो महिलाओं के अंदर ऐसी भावना का विकास होने लगा और धीरे धीरे महिला स्वतः जाके किस पे बैठने लगी? काहे कि उसको दिमाग में आ रहा है कि फलाना देखे थे, बहुत भयंकर कष्ट हुआ था अंतिम दिनों में, है ना। रखेगा दूसरा
ठीक है, तो ये समझ गया। तो बताओ, शुरू में तो पकड़ के ले जाता होगा, लेकिन जैसे जैसे ये प्रथा आगे बढ़ी तो महिलाएं स्वतः जाके चिता पर, कारण समझ गया ना, है ना। और इसका जो पहला प्रमाण मिला है, मतलब कहीं लिखा होगा कि नहीं सती हुई, कौन सती हुआ नहीं हुआ, तो इसका जो तो पहला अभिलेखीय प्रमाण इसका मिला है किस काल में? गुप्त काल में ही मिला है। और गुप्त काल में भानुगुप्त का एक अभिलेख है, नाम क्या है? एरन का अभिलेख। नाम क्या है? एरन का अभिलेख। याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है। और इस भानुगुप्त के एरन के अभिलेख में बताया गया है कि इसके एक सैनिक थे, सैनिक का नाम गोपराज, सैनिक का नाम गोपराज, और इसी की पत्नी थी। और युद्ध में ये गोपराज किसी कारण से इसका देहांत हो गया और इसकी पत्नी पहली बार जो है सती हो गई इसके चिता पर। तो अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला इसका लिखा हुआ प्रमाण? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। और ये कितने ईस्वी की घटना बता रहे हैं? तो लगभग 510 ईस्वी की। ये कब लिखा गया? 510 ईस्वी। और ये प्रथा एकदम हिंदू धर्म में एकदम कंटिन्यू चले आएगी। और कब इसको जरिए से देखना है सबको, चलिए। और इस वंश का अंतिम शासक कौन? विष्णुगुप्त था। मतलब कोई तरह का दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अगले क्लास में इसमें साहित्य, उसके बाद इसके जो भी नवरत्न हुए उसके बारे में कुछ डिटेल कर देंगे, जैसे कालिदास हुए, ठीक है। और उसके बाद बारामीर के सबके बारे में भी देख लेंगे। और प्रमुख सिक्का, इसका एक सिक्का छूटा हुआ है ना, किस शासक ने कौन सा सिक्का चलाया और इम्पोर्टेंट सिक्का क्या क्या है, ठीक है। चलिए, तो इसको क्या किया जाए, लिख लिया जाए, थोड़ा सा तो है, लिख लो। अगले क्लास में डायरेक्ट वहीं चलेंगे। लिखिए, लिखिएगा, ऑफ कर दो उसको। हाँ हाँ।